जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। इससे पहले हमने प्रेम्बल पढ़ा था। हालांकि प्रेम्बल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार पर कि क्या है मौलिक अधिकार, कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और किसी न किसी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन एक बार दिखाई दे जाता है। अपना चेहरा बहुत प्यारा सा ज़रूर दिखा देता है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार में क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है गाइस, तो मौलिक अधिकार को जिसे हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंडामेंटल राइट। इसकी इंग्लिश होती है FUNDAMENTALRIGHT, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये होती है इसकी इंग्लिश फंडामेंटल राइट। अब समझते हैं फंडामेंटल राइट की कहानी कैसे है, क्या है। तो मेरे बच्चों, फंडामेंटल राइट जो है ना, ये लिया गया है एक्चुअल में यूएसए से। तो इसके लिए पहली बात क्या याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया मेरे बच्चे? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ओह माय गॉड, फोकस कर लो भैया, हो गया। फोकस हो जाओ यार। चलिए, तो फंडामेंटल राइट जो है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो हम सीधा जवाब देंगे यूएसए से लिया गया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पाया जाता है? तो मेरे बच्चों, मौलिक अधिकार पाया जाता है भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ पाया जाता है? भाग 3 में। ठीक है, और भाग 3 में कहाँ पाया जाता है? तो हम बोलेंगे कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसमें बहुत सारे अपवाद हमको पढ़ने हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक मेरे बच्चे हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अलग अलग आर्टिकल्स में क्या क्या बातें हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है। तो मेरे बच्चों, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो नैतिक और भौतिक विकास के लिए ज़रूरी है, और मौलिक अधिकारों को भारत सरकार विशेष संरक्षण देता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यही है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों, भौतिक और नैतिक विकास का अर्थ क्या है? भौतिक और नैतिक विकास का मतलब ये है कि कई मामलों में इसको हम देख सकते हैं, जैसे नागरिकों के बीच में आपस में कोई मतभेद ना हो, है ना, सभी लोग बहुत व्यवहारिक जीवन जिएं। ठीक है, उनके अधिकार न छीने। विशेष तौर पे कई सारे अधिकार होते हैं, जैसे कहीं आने जाने का अधिकार, अपने इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, कहीं भी बोलने का अधिकार, है ना, तो संगठन बनाने का अधिकार, तमाम प्रकार के अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकार होते हैं।
तो ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? नैतिक विकास के लिए और भौतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक कैसे है, इस पर हम अभी जब डिबेट करना शुरू करेंगे तो हम इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझते हैं फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की परिभाषा क्या है? वह अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकार कहलाता है। क्लियर? अब जरा देखिए इसमें आगे, भारत का जो संविधान है ना, ये मौलिक अधिकार को, ठीक है, भारत का जो संविधान है, ये संविधान हमारे मौलिक अधिकार को 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। ठीक है, कितने प्रकार से विशेष सुरक्षा देता है? 3 प्रकार की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का संविधान मौलिक अधिकार को कितने प्रकार की सुरक्षा देता है? 3 प्रकार की सुरक्षा देता है, 3 प्रकार का संरक्षण देता है। कौन कौन सा? चलिए देखिए, जो पहला संरक्षण देता है मौलिक अधिकार को, वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो ये व्यक्ति बिना कहीं रुके सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को संविधान किस तरीके से संरक्षण दे रहा है हम देख पा रहे हैं। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार किसी के द्वारा उल्लंघित हो जाए तो वो व्यक्ति सीधा कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, अभी हम सब बात करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 में ये चीज़ कही गई है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो भी मतलब अस्पृश्यता होती है उसके निवारण के लिए वहाँ बात की गई है। वहाँ कहा गया है कि अस्पृश्यता जो होती है ये दंडनीय अपराध है। अब किसी व्यक्ति के साथ अगर अस्पृश्यता हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। तो अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो वो व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा संविधान है, ये संविधान पहला संरक्षण मौलिक अधिकार को देता है। ठीक है, और दूसरा संरक्षण क्या देता है? देखिए, अगर हम दूसरे संरक्षण के बारे में बात करें तो दूसरा संरक्षण है हमारा, देखिए, अगर हम दूसरे संरक्षण के बारे में बात करें तो दूसरा संरक्षण ये है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन होने पर, मौलिक अधिकारों का निलंबन होने पर निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं इनका निलंबन कैसे होगा? केवल विशेष परिस्थिति में हो सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में होगा और केवल विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी निलंबन का मतलब कि किसी जगह पर मौलिक अधिकार के लागू होने से रोक देना। तो अगर कहीं निलंबन किया जा रहा है मौलिक अधिकारों का तो वो बहुत विशेष कोई परिस्थिति होगी तभी किया जा सकता है और बहुत विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा संविधान हमारे मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है। अब तीसरा ये है कि मौलिक अधिकारों में यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट या फार का मतलब फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, अगर हमें मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना है तो कौन से प्रकार के बहुमत से करना है? विशेष बहुमत से करना है। ठीक है, कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत क्या है हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है ये मौलिक अधिकार को 3 प्रकार से संरक्षित करता है। पहला कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दूसरा, ये मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान तीसरा जो संरक्षण देता है हमारे मौलिक अधिकारों को ये है कि अगर फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा रहा है तो वो केवल विशेष बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर? तो ये है मौलिक अधिकार का एक शुरुआती कॉन्सेप्ट। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। 2-4 क्वेश्चन इस पर हम देखेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन क्या कैसे आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत में जो अधिकार हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो भारत में जो अधिकार है ना वो 3-4 प्रकार के मिले हुए हैं। देखो,
भारत में अधिकार। चलिए देखिए, भारत में अधिकार को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे भारत में ना 3-4 प्रकार के अधिकार दिखाई देते हैं, और वो अधिकार कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम भारत में अधिकारों को लेकर के बात करें तो हम 4 हिस्सों में अधिकार बांट सकते हैं। भारत में जो लोगों को, नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है ना, वो 4 प्रकार के अधिकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4 प्रकार के अधिकारों में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, जो पहला अधिकार है जिसे हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, पहला जो लोगों को अधिकार मिला हुआ है ये कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। अभी देखिए दूसरा अधिकार कौन सा है? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। तीसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं कानूनी या विधिक, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? विधिक, या एक और नाम है इसी का सामविधिक। ठीक है, कानूनी, विधिक या सामविधिक, तो इसके इतने सारे नाम हैं। सामविधिक अधिकार। ठीक है, सामविधिक अधिकार। और अगर हम तीसरे अधिकार के बारे में बात करें तो वो है हमारा मानवाधिकार। ठीक है, मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मानवाधिकार। तो ये हो गया कुल अधिकार। ठीक है, अब हम हर एक पर बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे कि कैसे क्या है कि इन सब में। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, या उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये अदर टॉपिक। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में पाए जाने वाला आर्टिकल 12 से 35 तक का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी ये अधिकार कहाँ पाया जाएगा? भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है, ये अधिकार मौलिक अधिकार है। इनके बारे में तो हमें पूरी तरीके से स्टडी करनी ही है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं संवैधानिक अधिकार को। ठीक है, थोड़ा सा हम संवैधानिक अधिकार को देखते हैं। तो देखिए, संवैधानिक अधिकार हर वो अधिकार है जो भारत के संविधान में है लेकिन भाग 3 के बाहर पाया जाएगा। ठीक है, भाग 3 के बाहर पाए जाने में। ठीक है, भाग 3 के बाहर जितने भी अधिकार पाए जाएंगे वो सारे अधिकार किस नाम से जाने जाएंगे? संवैधानिक अधिकार। लेकिन हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे इन पर हम एक एग्जांपल भी लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करें तो जैसे अनुच्छेद 300A, ठीक है, आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अब ये जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है? ये है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 300 में पाया जाता है वो कौन सा अधिकार हम लोग को प्राप्त है? ये है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें, मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। हम कहें समानता का अधिकार, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये सब जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार हैं। अब हम बात करते हैं कानूनी या विधिक। देखिए, कानूनी या विधिक या सांविधिक अधिकार जो होती हैं ये वो अधिकार होते हैं जो विधायिका की देन है। ठीक है, यानी अगर कोई नियम कानून विधायिका बना रही है और इसके थ्रू हमें कोई अधिकार मिल रहा है तो ऐसे अधिकार को हम लोग कहते हैं कानूनी या विधिक या सांविधिक अधिकार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेवा का अधिकार। ठीक है, सेवा का अधिकार ये हमारे संविधान की, ये हमारी विधायिका की देन है। सेवा के अधिकार जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार, महिलाओं को मातृत्व
मातृत्व अवकाश का अधिकार। इसका मतलब ये है कि जब महिलाएं माँ बनती हैं या बनने वाली होती हैं तो उस समय उनको किसी भी पद पे अगर वो हैं तो हमारी विधायिका ने एक कानून बनाया है जिसके तहत उनको अवकाश दिया जाता है। तो ये जो अधिकार मिल रहा है ये अधिकार कैसा है? कानूनी है, विधिक है, ठीक है, या सांविधिक है। अब मानवाधिकार देखिए, मानवाधिकार वह अधिकार है जो केवल मानव होने की वजह से किसी को प्राप्त है, ठीक है, जो किसी को क्यों प्राप्त है? क्योंकि वो मानव है, ठीक है। और ये अधिकार जो होते हैं ये मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। भले राज्य उसे मान्यता दे या ना दे वो अलग की बात है। ये मानवाधिकार याद रखिएगा कि किसी को प्राप्त हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है कि मानवाधिकार सबको प्राप्त ही होता है। बस वो मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को, कहीं भी हो, कोई भी हो, हर एक इंसान को मानवाधिकार प्राप्त है। वो हर एक राज्य में चाहे वो लागू हो या ना हो अलग की बात है, ठीक है। हर एक व्यक्ति इनका दावा करेगा और ये जो मानवाधिकार होते हैं ये व्यक्ति की गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो भारत में इतने प्रकार का अधिकार पाया जाता है। हालांकि अभी हमें जिस अधिकार पर बात करनी है वो है हमारा मौलिक अधिकार। तो अब मौलिक अधिकार में हमने देख लिया कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पूरी तरीके से मौलिक अधिकार के ही कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार में क्या है और कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। इन विशेषताओं से भी कई क्वेश्चन मिलेंगे सीधा, तो इनको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या विशेषताएं हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो पहली विशेषता है वो ये है, देखो पहली विशेषता, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार की तरह, किसकी तरह? प्राकृतिक अधिकार की तरह। भी मैं समझा दूंगा आपको कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। प्राकृतिक अधिकार की तरह असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, ठीक है। यानी मौलिक अधिकारों की अपनी एक सीमा होती है, ठीक है। जिस तरीके से प्राकृतिक, अब ये जो नेचर का जो अधिकार है जैसे वो सबको प्राप्त है, किसी भी सीमा तक प्राप्त है, उसी तरीके से मौलिक अधिकार हर एक सीमा तक नहीं प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की अपनी एक सीमा होती है, ठीक है। अभी वो सीमा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, जब हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार की तरह असीमित नहीं है, क्लियर। दूसरा, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। कैसे हैं? परिवर्तनीय है। अब परिवर्तनीय होने का मतलब अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कैसे हैं? मौलिक अधिकार मेरे बच्चे परिवर्तनीय है, मतलब सरकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक या निषेधात्मक ज़्यादातर है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक भी है। यानी फंडामेंटल राइट का जो स्वरूप है ना, ये ज़्यादातर स्वरूप इनका कैसा है? नकारात्मक है, ठीक है। ये क्या है सर? नकारात्मक
होने का मतलब क्या है, मतलब फंडामेंटल में ज़्यादातर बातें ना मनाही वाली की गई हैं। ठीक है, जैसे राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। तो ये देख रहे हैं ना कि ये स्टेटमेंट किस प्रकार का है, नकारात्मक प्रकार का है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में ज़्यादातर हम देखेंगे कि वो नकारात्मक प्रकार के हैं, लेकिन कुछ का स्वरूप सकारात्मक भी है। अभी हम सबको देखेंगे कि कौन से नकारात्मक है, कौन से सकारात्मक है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ देखेंगे कि नकारात्मक स्वरूप ज़्यादा है लेकिन सकारात्मक स्वरूप कम है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, नकारात्मक या निषेधात्मक ज़्यादा है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। सारे के सारे मौलिक अधिकार नागरिकों को तो प्राप्त ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी अन्य को नहीं प्राप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब मौलिक अधिकार हैं जो नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो विदेशी को प्राप्त होगा क्या वो नागरिक को होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नागरिक के लिए सारे मौलिक अधिकार हैं, विदेशियों के लिए अलग हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ, विदेशी प्लस नागरिक। ठीक है, यानी आप लोगों के दिमाग में ऐसा ना चले कि जो नागरिक को प्राप्त है वो विदेशी को नहीं, जो विदेशी को नहीं प्राप्त है वो नागरिक, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नागरिक को सारी की सारी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में, ये इतने 5 आर्टिकल्स में जितनी बातें हैं वो केवल और केवल भारत के नागरिकों पर लागू होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 21, अगर हम बात करें आर्टिकल 25, तो ये दो जो आर्टिकल्स हैं इसमें जो बातें लिखी हुई हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त है, भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें इतने क्वेश्चन फंसेंगे जिसका हद हिसाब नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, कि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है तो कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो विदेशियों को कौन कौन से प्राप्त हैं, 21 और 25। 21 और 25 विदेशियों को प्राप्त हैं, बाकी सारे आर्टिकल्स नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या सर 21 और 25 नागरिकों को नहीं मिलेगा? अरे मेरे बच्चे, सारे के सारे नागरिकों के तो है ही हैं, विदेशियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 21 और 25 विदेशियों के लिए भी है। ठीक है, और अधिकांश मौलिक अधिकार ना जो व्यक्ति को मिले हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं। ठीक है, यानी ज़्यादातर मौलिक अधिकार व्यक्ति को जो मिला है वो राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। अभी ये चीज़ हम एग्जाम्पल के तौर पे केवल जान लेते हैं कि कौन से आर्टिकल राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, कि राज्य के विरुद्ध कैसे हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों को जो अधिकांश मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो एक्चुअल में राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध हैं। ठीक है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, ये बात बहुत विशेष तौर पे याद रखनी है। अभी आगे चल करके जैसे ही आर्टिकल आएंगे हम ये चीज़ समझना चालू कर देंगे कि राज्य के विरुद्ध होना और व्यक्ति के विरुद्ध होना क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 राज्य के विरुद्ध है। मतलब इसमें हम मोटे तौर पे समझना चाहें तो ऐसे कि इन आर्टिकल्स में ऐसे मौलिक अधिकारों को लिखा गया है व्यक्तियों के लिए जिसमें राज्य के खिलाफ जाकर के उनको वो अधिकार मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मोटा मोटा मतलब ये है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये जो आर्टिकल हैं ये राज्य के खिलाफ भी हैं और निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हैं। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स राज्य के विरुद्ध हैं और कुछ आर्टिकल व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध होने का मतलब क्या है? आर्टिकल में, इन्हीं आर्टिकल्स में ऐसी बातें कही गई हैं जो बातें राज्य के खिलाफ जाकर के किसी व्यक्ति को मिलती हैं। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि वहाँ पे राज्य को अगेंस्ट में रख करके किसी व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए हैं। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति, किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ जाकर के ये अधिकार मिले हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की तरह असीमित नहीं होते हैं, सीमित होते हैं। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का अधिकतम स्वरूप नकारात्मक है और कुछ ऐसे भी हैं जो सकारात्मक हैं।
अधिकतर जो ये आर्टिकल्स हैं या मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं तो कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको प्रीलिम्स वाले पेपरों के लिए याद रखनी है। ठीक है। अब वो फैक्ट्स क्या है देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। जो मूल संविधान था ना, मूल का मतलब जो बना था एकदम, जिसमें कुछ संशोधन नहीं किया गया था। ठीक है। तो जो मूल संविधान था हमारा, इस मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के। ठीक है। मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो एकदम बना हुआ संविधान था जिसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया गया था, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, संविधान की। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ 44वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में। ये कब हुआ था बच्चों? 1978 में। इस अमेंडमेंट में एक मौलिक अधिकार थी, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार। ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है ना, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ना बताऊंगा कि आर्टिकल को पढ़ते कैसे हम लोग। ठीक है। ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F है, इसको यानी संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल संविधान से इस अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। यानी अब वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं? 6 प्रकार के। ठीक है। पहले कितने थे? 7 प्रकार के। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में था, उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। ये फैक्ट्स आपको पीटी के लिए याद रखना है। अब देखिए, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल को पढ़ते कैसे? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। देखो, अगर आर्टिकल, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे आर्टिकल 19। लेकिन अगर इसके बाद छोटे ब्रैकेट में कुछ लिखा हो, जैसे 1 लिख दिया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज यानी खंड। और अगर इसके बाद भी ब्रैकेट में लिख दिया गया तो इसको बोलते हैं सब क्लॉज। ठीक है, यानी उपखंड। कभी कभी आर्टिकल ऐसे देखने को भी मिल जाएंगे, आर्टिकल 21A। तो याद रखिएगा, अगर ये ब्रैकेट में नहीं है तो ये क्लॉज या सब क्लॉज नहीं पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट में है, पहला ब्रैकेट क्लॉज, उसके बाद भी ब्रैकेट लगा है, तो उसे हम लोग सब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलो, अब देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में क्या बात थी। उसमें लिखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा हूँ, इंडिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अर्जन करने, अर्जन माने खरीदने, व्ययन करने माने बेचने, उसको खर्च करने, या धारण करने या उसको रखने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में पाया जाता है। और उसमें लिखा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, अर्जन की, व्ययन की, धारण की, किसके अर्जन व्ययन? तो संपत्ति के। ठीक है, संपत्ति के अर्जन की, व्ययन की, धारण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन इस चीज़ को अब अनुच्छेद, ये मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, यानी अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यही संपत्ति के मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल और था, आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल 31 भी संपत्ति का ही मौलिक अधिकार था। और आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना,
विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर वो विधि के खिलाफ नहीं है तो आप उसे उसकी संपत्ति से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स थे संपत्ति के मौलिक अधिकार से रिलेटेड। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आर्टिकल ये है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया गया तो इन दोनों को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब इनको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके एक अलग जगह दे दी गई है आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। एक और फैक्ट याद रखिएगा और वो ये है कि एक और अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये हुआ था 2002 में। 86वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या बदलाव हुआ? इस अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में, ठीक है, कहाँ? संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा? आर्टिकल 21A। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21A। ये क्या था? ये शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है मेरे बच्चे? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा समझिए आप लोग कि जब भी ना, जैसे बाय द वे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो ऐसे बना है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बना हुआ है। अब बाय द वे कुछ अगर अमेंडमेंट करके हमें कोई नया आर्टिकल जोड़ना है ना, तो अब हम 1 और 2 के बीच में कोई आर्टिकल जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। 4 और 5 के बीच जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी नए आर्टिकल को जोड़ना है ना, तो जैसे बाय द वे ये आर्टिकल 4 है, अब हमें आर्टिकल 4 में और 5 के ऊपर एक नया आर्टिकल जोड़ना, तो अब हम वहाँ क्या कर सकते हैं? अब हम वहाँ आर्टिकल 4A करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल कैसे जोड़ सकते हैं? 4A। अब उसको चाहे वैसे लिख दें, चाहे उसको हम लोग 4 स्मॉल लिख दें। ठीक है, इस तरीके से जोड़ सकते, लेकिन ब्रैकेट में नहीं करेंगे। इनको ब्रैकेट में कर देंगे तो ये तुरंत क्लॉज बन जाएगा, खंड बन जाएगा। हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत में जो संविधान के तहत कितने प्रकार के मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकार। चलो, तो मेरे बच्चों, वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो आइए देखते हैं उनको। तो पहले कितने थे? 7। 1 निकल गया तो कितना बचेगा? 6। सीधे से गणित है ना? इतना तो समझते ही होंगे आप लोग। नहीं समझते? अरे बिल्कुल समझते होगे यार। देखो, पहला देखिए, जो पहला अधिकार है ये है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का मौलिक अधिकार, या कहीं कहीं समता लिखा हुआ मिल जाएगा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समता या समानता एक ही मतलब है का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता के अधिकार का उल्लेख हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16 तक, सॉरी 18 तक, तो यानी 15, 16, 17 और 18। तो 14 से 18 तक के जो आर्टिकल हैं, इनमें किस प्रकार की बात की गई है, किस प्रकार का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। क्लियर? दूसरा अगर हम मौलिक अधिकार बताएं तो वो है स्वतंत्रता का। दूसरा मौलिक अधिकार किसका है मेरे बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार।
अब देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22, ठीक है, इतने आर्टिकल पाए जाते हैं। यानी आर्टिकल 19 में, 20 में, 21A में और 22 में, इन सब में किस प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। और तीसरे अगर हम अधिकार के बारे में बात करें, इसे हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आई होप कि लगभग मतलब आप तो इन बातों का समझ ही रहे होंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें तो इसमें मेरे बच्चे 2 आर्टिकल मिल करके इसका उल्लेख करते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है, ठीक है, जिसमें बाल श्रम वगैरह इन सब चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक। चौथे प्रकार के अगर हम शोषण के बारे में बात करें, अधिकार के बारे में बात करें तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख ये 4 आर्टिकल में देखने को मिलता है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ये 4 आर्टिकल में हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है, कहाँ कहाँ है, कितनी सीमा में है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अगर हम 5वां बात करें तो ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। तो ये जो अधिकार हैं ये पाया जाता है आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा बच्चों? आर्टिकल 29 और 30 में। यानी आर्टिकल 29 और 30 मिल करके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की व्याख्या करते हैं, ठीक है। ये मतलब हमको बताते हैं कि कितने प्रकार के अधिकार कैसे कैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद लास्ट अधिकार के बारे में हम बात करें तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ठीक है। अब आपके प्रश्न दिमाग में या प्रश्न में एक दिमाग आ रहा होगा, जो भी है, देखिए वो ये आ रहा होगा, मास्टर बाबू आपने कहा था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, जबकि जब आप इसको बांट के बता रहे हैं तो ये तो कहीं भी शुरू 14 से हो रहा है, ख़त्म 32 पे हो जा रहा है। तो 12, 13, 33, 34, 35 ये आर्टिकल कहाँ हैं? यहाँ यहीं है। तो उनको ये मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं शामिल किया गया? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वो ये 6 कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मौलिक अधिकारों की 6 कैटेगरी बता दी है, इन कैटेगरी से वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आर्टिकल 12 से 35 तक का सफ़र तय करते हैं, ठीक है। तो इस सफ़र में सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है, कैसे है? थोड़ी नन्ही सी ये आर्टिकल है, बहुत प्यारी सी। तो देखिए आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में मेरे बच्चों राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, कि राज्य को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ा भ्रम आपका दूर होगा। एक्चुअल में आप लोग जो पढ़ते हैं ना, वो पूरी तरीके से सही नहीं है राज्य की परिभाषा के लिए, ठीक है, लेकिन हम तब भी काम चलाने के लिए उसको पढ़ लेते हैं।
कि राज्य की परिभाषा के लिए हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे ये 4 एलिमेंट हैं उसी को हम लोग राज्य कहते हैं, पर वो सही नहीं है पूरी तरीके से यार। सही तो है पर पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे और क्या कमी है उसमें, और कंप्लीट कर लेते हैं भैया मिल करके। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो देखो, अगर हम राज्य की परिभाषा के बारे में बात करें ना, तो 3 लोगों को राज्य कहा जाता है। कितने लोगों को राज्य कहा जाता है? 3 लोगों को। कैसे कैसे देखो, अगर हम राजनीति विज्ञान में बात करें, किस कॉन्सेप्ट पर बात करें? राजनीति विज्ञान में, तो राज्य का मतलब होता है स्वतंत्र देश। गुलामी से स्वतंत्र देश नहीं भैया, कुछ चीज़ों से स्वतंत्र। ठीक है, तो राज्य होने का पहला मतलब स्वतंत्र देश से होता है। और दूसरा, प्रांत को भी राज्य कहते हैं हम लोग। ठीक है, प्रांत को भी क्या कहते हैं? राज्य। तो जो प्रांत होता है, जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रांत है। ठीक है, प्रांत, ये भी राज्य के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़, सरकार को भी हम राज्य कहते हैं। ठीक है, सरकार को भी हम क्या कहेंगे? राज्य। अरे मास्टर साहब कैसे, आओ जान लेते हैं मेरे बच्चे। तो देखो, पहली चीज़ तो ये, स्वतंत्र देश को हम राज्य कैसे कहेंगे या उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो देखो, तो उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि स्वतंत्र देश होगा कब? पहली चीज़ कि जब उसके पास जनसंख्या होगी। तो भैया हमारे यहाँ तो फटने को है, जनसंख्या नंबर 1 पर पहुँच चुके हैं हम लोग, है ना। दूसरी चीज़ कि उस देश के पास अपना खुद का भूभाग होगा, यानी ज़मीन हो। ठीक है, जिस पे ये जनसंख्या निवास करे। तीसरी चीज़ कि उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसे होनी चाहिए? संप्रभुत्व। ठीक है, सरकार के पास क्या होनी चाहिए? संप्रभुता, मतलब अपने निर्णय को लेने की स्वतः उसमें शक्ति हो। ठीक है, तो अगर ये 4 चीज़ें किसी देश के पास हैं तो वो देश एक राज्य की संज्ञा मिल जाती है उसको। ठीक है, प्रांत को तो हम राज्य कहते ही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, ऐसा तो कहते ही हैं। सरकार को भी आर्टिकल 12 राज्य ही कहता है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने कह रहा हूँ, ये आर्टिकल 12 कह रहा है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 12 कहता क्या है। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। मतलब निम्नलिखित चीज़ें राज्य की परिभाषा के तहत आती हैं। पहला, मैं आर्टिकल 12 डिस्क्राइब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कि आर्टिकल 12 कैसे इन सब चीज़ों को राज्य घोषित करता है। तो देखिए, आर्टिकल 12 साफ साफ कह रहा है कि भैया संघ की संसद यानी पार्लियामेंट, संघ की संसद और सरकार, संघ का जो पार्लियामेंट है और जो संघ की सरकार है, इसे भी हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। क्लियर? दूसरी चीज़, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, इसे भी हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। तीसरी चीज़, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे पंचायत, नगर पालिका, स्वशासन। ठीक है, की संस्था। ठीक, इसको भी क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। और सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति क्या कहलाएगा भैया? राज्य कहलाएगा। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य के अंतर्गत ये लोग शामिल होंगे। ठीक है,
ये लोग क्या होंगे, आर्टिकल 12 के तहत राज्य कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भी कहीं पढ़ते हैं तो बस हम ये पढ़ते हैं कि ये जिसके पास है उसे राज्य कहेंगे। सही बात है, उसे राज्य कहेंगे, लेकिन राज्य इन सब चीज़ों को मिला करके कहा जाता है, या इन सब चीज़ों को पृथक रूप में राज्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आर्टिकल 12 है, तो आर्टिकल 12 समाप्त। अब आ जाओ भैया, बहुत विवादित और बहुत टेक्निकल चीज़ है, वकीलों वाला दिमाग लगाना पड़ता है इस आर्टिकल को समझने में भैया, क्योंकि यार स्टेबल हो जाओ, कोई दिक्कत है? अरे बबुआ लागत है बड़ा कमज़ोर हो गया, स्टैंड बा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो पीड़ा नहीं, ठीक। चलो अब आर्टिकल 13 समझने के लिए आप अपनी शैतानी खोपड़ी थोड़ा सा खोल दीजिए। चलिए देखिए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में कई क्लॉज हैं, उन क्लॉज के हिसाब से हमें यहाँ पढ़ना है। देखिए अब इसमें बहुत ध्यान से समझना होगा मेरे बच्चों। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आर्टिकल 13 एंड क्लॉज 1 के बारे में। चलो देखो क्या है, कैसे है। इसमें कह रहा है ना कि संविधान लागू होने के पूर्व, है ना, लागू, अरे मेरे भैया थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं लागू जहाँ लिखता हूँ वो गलत लिखता हूँ, तो नोट्स में मैंने लागू ना हर जगह गलत लिख रखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग यार, फिलहाल यहाँ से ही लिखा है। तो संविधान लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व यानी लागू होने से पहले हर वो विधि, हर वो विधि, हर वो विधि या जो मौलिक अधिकारों को, विधि या कानून जो भी बोल सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्या करे? उल्लंघन करेगी, तो वो उल्लंघन की सीमा तक, वो विधि उल्लंघन की सीमा तक, मतलब जहाँ तक उल्लंघन करेगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी, मतलब काम करना बंद कर देगी। अब ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा फिलहाल ये उतना नहीं है, दूसरा वाला थोड़ा है खोपड़ी लगाने वाली चीज़। अब इस चीज़ को थोड़ा बाकायदे समझिए कि भैया कह क्या रहे हैं हमसे जानते हो क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं कि 1947 है ना, यही वो सुनहरा डेट था, 26 जन 1947 जब हमारा संविधान लागू हो गया था। कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले, यानी इससे पहले, ये सीमा मैं हटा देता हूँ, मतलब इससे पहले और इसके बाद वाली इधर, तो इससे पहले कोई अगर कानून है, ठीक है, और वो कानून इधर आने के बाद अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने लगे, ठीक है, अब वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कैसे करेगी? जैसे बाई दावे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेकर के मैं बात समझा रहा हूँ आपको। जैसे बाई दावे 26 जनवरी 1947 से पहले, अच्छा आप लोगों के दिमाग में अच्छा ये घंटी बज गई होगी ना, अरे सर संविधान तो था ही नहीं। अरे तो क्या हुआ बबुआ, अंग्रेज़ लोग थे ना, वो लोग भी कानून बनाए थे, वो लोग भी शासन कर रहे थे, ठीक है, तो ये जो विधि होगी ये ऑफकोर्स उन्हीं की होगी, ठीक है, और ये 26 जनवरी के बाद हमारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले विधि कानून शासन था, ठीक है। तो बाय द वे यहाँ का कोई कानून मान लेते हैं कि यहाँ कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, बाय द वे के लिए मैं ये चीज़ एग्जाम्पल से भी आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप सत्यता से ना जोड़िएगा, आगे चल करके इस पर बहुत लंबा चौड़ा बात करेंगे हम लोग। बाय द वे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है बाय द वे, तो उसके लिए दंड का प्रावधान दे दिया गया। बाय द वे एक बातचीत ऐसे समझ लेते हैं कि 26 जनवरी से पहले
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि आत्महत्या के प्रयास वाले व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा उसे हम लोग दंड देंगे। कुछ भी दंड लगा दिया, 2 महीने 4 महीने की जेल, कुछ भी लगा दिया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के तहत, अगर मौलिक अधिकार के तहत जीवन और मरण की उसको बाय द वे स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, बाय द वे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, अब ये कानून जैसे यहाँ पे पूरी तरीके से अपने जीने मरने के लिए इंसान स्वतंत्र है, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार के रूप में वो मिल चुका है। लेकिन ये पहले की कानून, संविधान के लागू होने के पहले का कानून, अब देखो तुम्हारे मरने को दंडित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। यानी ये अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अनुसार जहाँ तक ये आपको दंडित करेगा, ये नियम ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा, ये नियम कानून वहाँ काम करेगा ही नहीं। ठीक है। अब कहोगे सर तो पहले का कानून 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो क्यों लागू होगा? देखो, बात ऐसा है कि उस समय के जो कानून थे उनमें से जो अच्छे कानून थे, उन अच्छे कानूनों को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हटाया नहीं था। ठीक है, जो अच्छे कानून थे उनको उन्होंने वैलिड रहने दिया था। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में ये चीज़ हमारे सामने आएगी। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गया। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि भैया भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। इज दैट क्लियर गाइज? ओके, वेरी गुड। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 भैया बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। हालांकि इसका भी व्याख्या मैं आगे चल करके करता हूँ। देखो, ये है जो ना आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है, देखो ये हमसे कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ठीक है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। राज्य, अब राज्य शब्द पर ध्यान देना, राज्य कौन कौन हो सकता है, सारी चीज़ें यहाँ ध्यान में रखना। ठीक है, राज्य मैं यहाँ लिख देता हूँ, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये भैया विधि शब्द देखते हो ना, वो जितना नन्हा मुन्हा लागत वो उतना बाय नहीं, वो उतने जहरीला है, जोगिंदर जहरीला की तरह। ठीक है, तो इस चीज़ पे विशेष फोकस करिएगा। कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, कम या समाप्त करती हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, अगर राज्य की विधि, यदि राज्य की विधि, राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, बाय द वे बना दिया, और वो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करने लगी, तो जिस सीमा तक ये विधि उसको कम या समाप्त करेगी, ये अपने आप इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अपने आप उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। यदि राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है या उसका उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर? ठीक, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। अब आपको लग रहा हो अरे इसमें क्या बात है, कहाँ वकीलों वाला दिमाग लगाना। सब्र करो, ज़रा देर ठहरो रहो, अभी इसकी जब हम व्याख्या पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के बारे में। चलो देखो, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का फंडा क्या है? बहुत सिंपल सी है। देखो, जो ये शब्द है ना विधि,
आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में उसी विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। इसी विधि शब्द की क्या दी गई है? परिभाषा। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कहा गया कि विधि शब्द का मतलब संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का कानून, संसद या राज्य विधानमंडल का कानून या अध्यादेश या आदेश या नियम या परंपरा कोई, ठीक है, आदि शामिल। और इसके साथ जो भी नियम बनाने का बल रखती हैं, कोई भी A to Z नियम बनाने की शक्ति जिसके पास भी है, वो भी इस विधि शब्द के अंदर शामिल है। ठीक है, यानी मिला जुला करके हम कहें तो फंडामेंटल राइट को चारों तरफ से सिक्योर करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, तो विधि शब्द का मतलब संसद या राज्य विधानमंडल का कानून या उनका कोई अध्यादेश या उनका कोई आदेश या उनका कोई नियम या किसी परंपरा को अगर वो फॉलो करवा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें विधि में शामिल होंगी। मतलब किसी भी प्रकार की इनकी कोई भी विधि फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त नहीं कर सकती। अगर बना दिया, समाप्त कर रहे हैं तो जिस सीमा तक वो समाप्त करेंगे वहाँ तक अपने आप भैया का काम तमाम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक और इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ना बड़ी छोटी सी बात कही गई। उसमें कहा गया है कि विधि शब्द, ये जो विधि है ना, इस विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। ठीक है, संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। अब इस पर और इस पर, ये दो आर्टिकल्स पर लंबा चौड़ा डिबेट करना है और करते हैं हम लोग वो कल। ठीक है, तो ये गाइस बहुत प्यारा वीडियो है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें एंड प्लीज़ पढ़ते रहें गाइस। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।